हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्लास 7th में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जंतुओं और पौधों में परिवहन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो आप सभी को पता है कि पौधों में और जंतुओं में दोनों में परिवहन की प्रक्रिया जो है वो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने जंतुओं में यानी कि बेसिकली मनुष्यों में किस तरह से परिवहन की प्रक्रिया हो रही है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ब्लड के बारे में जाना, ठीक है। हमने सबसे पहले ब्लड के बारे में जाना, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में जाना। अब हम ब्लड किस तरह से हमारी बॉडी में रन करता है उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें हमने ये जाना कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर में ट्यूब्स का इस तरीके से नलिकाओं का जाल बना हुआ है, और ये जो नलिकाएं हैं यही हमारे शरीर में रक्त का परिवहन करती हैं, ठीक है। यहाँ पे शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त जिसे हम ऑक्सीजन युक्त कहते हैं और अशुद्ध रक्त जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारी ट्यूब्स हैं। तो ये ट्यूब्स से मैं आपका परिचय कराऊंगी कि ये जो ट्यूब्स हैं ये कौन कौन सी होती है, हमारे शरीर में कौन कौन सी ट्यूब्स मौजूद होती है। देखो, हमारे शरीर में मौजूद होती है बच्चों आर्टरीज, जिसे हम धमनी कहते हैं। हमारे शरीर में मौजूद होती हैं आर्टरीज जिसे हम धमनी कहते हैं। धमनी कैसी होती है? दे आर टफ elastic tubes that carry blood from the heart and supply it to the various organs। यानी धमनी का क्या काम है? धमनी हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, अंगों तक ले जाती है, ठीक है। और ये जो धमनी है ये शरीर के अंगों तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ब्लड कैपिलरीज में बट जाती है। और फिर ये ब्लड कैपिलरीज जहां पे इकट्ठी होती हैं वहां पे क्या बन जाती हैं? वेन्स बन जाती हैं, ठीक है। तो दे डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स, और छोटी छोटी वाहिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। द स्मॉलेस्ट वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, जो सबसे छोटी वेसल्स होती हैं, सबसे छोटी ब्लड को ले जाने वाली वाहिकाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। और ये कैसी होती है? थिन वॉल्स, इनकी बहुत पतली पतली थिन वॉल्स होती हैं। आर्टरीज आर रेड इन कलर बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज जो हैं वो कलर में गहरे लाल रंग की होती हैं क्योंकि वो क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आ जाता है, और इसलिए आर्टरीज जो है वो कैसे रेड कलर की होती है। कैपिलरीज जो है इन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। ये जो कैपिलरीज हैं ये ऑर्गन्स और टिश्यूज में वेन्स बनाने के लिए एक साथ इकट्ठी होती है। मतलब बहुत सारी कैपिलरीज मिल करके तब वेन्स का निर्माण होता है ना। बहुत सारी कैपिलरीज मिल करके तब किसका? वेन्स का निर्माण होता है। बहुत सारी कैपिलरीज मिलकर
वेन्स का निर्माण होता है ना। सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब हमने आर्टरीज के बारे में जान लिया, वेसल्स के बारे में जान लिया, और बहुत सारी वेसल्स मिलकर के वेन्स का निर्माण कर देती हैं, ये भी जाना। वेन्स का स्पेशली क्या काम है वो हम जानेंगे। वेन्स क्या करती हैं? कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। वेन्स क्या करती हैं? शिराएं क्या करती हैं? शरीर के विभिन्न अंगों से CO2 वाला ब्लड क्या करती हैं? CO2 वाला ब्लड क्या करती हैं? कलेक्ट करती हैं, है ना। इकट्ठा करती हैं। मतलब इनके अंदर कैसा खून होता है? इनके अंदर अशुद्ध रक्त जिसे हम कह सकते हैं वो होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है वेन्स का? वेन्स आर थिन वॉल्ड कंपेयर्ड टू आर्टरीज, यानी धमनी के तुलना में अगर हम बात करें तो शिराओं की जो दीवार होती है वो पतली होती है। मतलब धमनी कैसी है? धमनी मोटी दीवार वाली है, मोटी दीवार वाली है, और शिरा जो है वो कैसी है? पतली दीवार वाली है। शिरा जो है वो पतली दीवार वाली है। धमनी में बहुत तेज प्रेशर के साथ ब्लड का फ्लो होता है हमारे शरीर में, पर शिराओं में उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, तो धमनी का क्या काम है? धमनी पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है, और वेन्स पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट तक पहुंचाती है। वेन्स आर थिन वॉल्ड एज कंपेयर्ड टू आर्टरीज। जो शिराएं होती हैं वो पतली दीवारों वाली होती हैं धमनी की तुलना में। दिस इज बिकॉज क्यों? दे ब्रिंग बैक ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स टू द हार्ट। क्योंकि ये क्या करती हैं? अलग अलग अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से वापस हार्ट तक पहुंचाती हैं, और इस ब्लड में फिर बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता है ना। आप अभी वैसे तो बहुत छोटी क्लास में सभी बच्चे, लेकिन आप सबको पता होगा कि जब हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हुए आप सभी ने कभी भी बीमार होते हैं, कोई बड़ा या सबके घर में आज की डेट में बीपी की मशीन भी होती है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। तो ब्लड प्रेशर हम जो नापते हैं बच्चों, वो प्रेशर क्या होता है? वो आर्टरीज और वेन्स में जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर को नापने के लिए ब्लड प्रेशर की मशीन होती है। तो आर्टरीज में नापने के लिए अलग और शिराओं में नापने के लिए अलग। तो इसे हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर या सिस्टोल और डायस्टोल भी कहते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ये जो वेन्स होती है कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द हार्ट। शिराएं क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो इकट्ठा करके कहां तक पहुंचाती हैं? हार्ट तक पहुंचाती हैं, और हृदय तक पहुंचाती हैं। क्लियर है? The pulmonary artery is the only artery that carries carbon dioxide rich blood, while the pulmonary vein is the only vein that carries oxygen rich blood, है ना। ये एक जानकारी के लिए आपको बताया गया। अब हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब हमने क्या चीज है? हमने आर्टरीज वेन्स के बारे में जान लिया, मतलब हम कौन कौन सी ट्यूब से हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो हो रहा है
ये हमने जान लिया है। तो अब बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, हम मनुष्यों के हृदय के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्यों का हृदय जो होता है, हम अपने हृदय की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि किस तरीके का ये अंग है, किस जगह पे मौजूद है, किस प्रकार की मांसपेशियों से बना हुआ है और कैसे काम करता है, ये सब आपको इस सेशन मतलब इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो हम यदि मनुष्यों की बात करें बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो हृदय है ये एक मांसपेशीय अंग है। मांसपेशीय अंग का मतलब क्या है? मांसपेशियों से मिल करके बना हुआ है। मतलब उसमें क्या नहीं है? बोन्स नहीं है, दिल के अंदर हड्डी नहीं है, है ना, केवल मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ है। और छोटा होता है ना, बहुत बड़ा सा नहीं होता है। हमारे चेस्ट में लेफ्ट साइड में, लेफ्ट भी नहीं कहेंगे, लेफ्ट और राइट के बीच थोड़ा सा राइट की तरफ खिसका हुआ, लेफ्ट की तरफ हल्का सा, बीच से हल्का सा लेफ्ट की तरफ खिसका हुआ हमारा हार्ट का पोजीशन होता है। और मनुष्यों में ये एक मांसपेशीय अंग है। द वॉल्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स। जो हमारा हृदय है, हमारे हृदय की जो मांसपेशियां हैं, है ना, वो साधारण मांसपेशियां नहीं होती हैं। ऐसा जो हमारे हाथ में या हमारे पैरों में जो मांसपेशियां हैं, साधारण मांसपेशियों से बना हुआ हमारा हृदय नहीं है। हमारा हृदय जो है वो स्पेशल तरीके की, बहुत विशेष प्रकार की मांसपेशियों से बना हुआ है। और उन विशेष प्रकार की मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं? उन विशेष प्रकार की मांसपेशियों को हम कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम, जो विशेष प्रकार की हृदय मांस विशेष प्रकार की हृदय मांसपेशियां हैं। ठीक है। और क्या है? which contracts continuously and rhythmically to distribute blood to all the body cells। हैं rhythmically वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है ना। अब रिदम के साथ रिलैक्स करने का क्या मतलब है? रिदम के साथ रिलैक्स करने का क्या मतलब है, या कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है? मतलब एक उनका एक फ्लो होता है, एक जैसे एक सुर होता है, तो हमारे दिल की धड़कन जो है उसका भी एक एक फिक्स रिदम है ना। कभी धड़कन बढ़ जाती है, कभी धड़कन कम हो सकती है, कभी बहुत कम हो सकती है। प्रति मिनट हमारे दिल कितनी बार धड़क रहा है ना, वो डिपेंड करता है। अलग अलग एज के व्यक्तियों में अलग अलग संख्या ये हो सकती है, लेकिन एक रिदम में धड़कते हैं, धुक 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 इस तरीके से होता है। तो एक रिदम में ये धड़कता है। ऐसा नहीं है कि कभी बहुत स्पीड में धड़क रहा है और उसके बाद बिल्कुल ही, थोड़ा बहुत अंतर परिस्थितियों के अनुसार, हमारी जो आउटर, जो हमारी बाह्य परिस्थितियां हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे अगर हम बहुत तेज दौड़ लगाने लग जाएं तो हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन वाले ब्लड की जरूरत होती है, तो हमारा दिल जल्दी जल्दी धड़कने लगता है ना। हम आराम से सो रहे हैं तो हार्ट बीट जो है वो कैसी होती है? नॉर्मल होती है। अब जो हमारे पास घरों में बीपी मशीन होती है बच्चों, उस बीपी मशीन में 3 चीजें वो बीपी मशीन रीड कर सकता है। पहला तो आपका ब्लड प्रेशर रीड कर सकता है ना। दूसरा आपके हृदय की धड़कन, आपका हार्ट जो पल्स रेट है वो भी क्या कर सकती है? वो मशीन रीड कर सकती है। और आपके ऑक्सीजन का लेवल भी, आपके शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ऑक्सीमीटर के द्वारा चेक किया जा सकता है। तो मशीनें बहुत सारी आ चुकी हैं मार्केट में। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बाहर से मशीन लगा के बिना कोई तकलीफ दिए शरीर के अंदर हो रही गतिविधि को पता कर सकते हैं। तो अभी इस
स्लाइड में आपने क्या देखा कि हार्ट जो है वो एक मांसपेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है, और इसकी जो वॉल्स होती हैं हार्ट की बाहर वाली, वो एक स्पेशल टाइप की मसल्स से, एक विशेष प्रकार की मांसपेशियों से बनी होती हैं, जिन्हें मायोकार्डियम कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी संकुचित होती हैं और शिथिल होती हैं। तो जब संकुचित और शिथिल होती हैं तो एक रिदम में होती हैं, है ना। हृदय की मांसपेशियों का, हृदय की मांसपेशियों का संकुचन व शिथिलन एक लय में होता है। एक लय में होता है, जो बहुत मतलब अच्छा लय होता है, रिदम में। ये सारा दिल जो है हमारा वो रिदम में धड़कता है। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं हमारे ये हार्ट का अंदरूनी भाग दिखाया गया है, मतलब आपको टीएस कट, अनुप्रस्थ काट दिखाई गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि जितना भी आपका ट्यूब्स का रेड वाला पार्ट है उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है, मतलब शुद्ध रक्त। और जितना भी ब्लू वाला पार्ट आपको दिखाया गया है उन सब में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बह रहा है, यानी कि अशुद्ध रक्त बह रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को। अब आप इस डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं कि जो ये ट्यूब्स हैं बीच बीच में ब्लैक कलर की डिवीजन बना हुआ है, मतलब अलग अलग कोष्ठक बने हुए हैं, है ना। तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है, 4 कोष्ठकों युक्त, यानी कि चैम्बर, अलग अलग चैम्बर में बटा हुआ है, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। पहली चीज तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किसमें, मनुष्यों में। अब इसमें 4 अलग अलग भाग हैं, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम। तो पहले हम चारों कोष्ठकों के नाम देखेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको अलग करके दिखाऊं, एक येलो कलर की लाइनिंग से आपको बना के दिखाऊं, तो ये एक तो ये पहला प्रकोष्ठ हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो नीचे वाला है ये दूसरा हो गया। यहाँ पे देखें, ये ऊपर वाला पहला हो गया, ये वाला पार्ट जो है ये फर्स्ट हो गया, और फिर यहाँ पे ये नीचे वाला हो गया, अलग 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 है। तो 4 कोष्ठकों में बटा हुआ है, जिन्हें हम आलिंद और निलय कहते हैं। हिंदी में हम उसे आलिंद और निलय कहते हैं, ठीक है। तो बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, है ना। ऑरिकल और वेंट्रिकल बोथ आर लेफ्ट एंड राइट, सिचुएटेड ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड। तो 4 कोष्ठकों में कैसा है, 4 कोष्ठक जो हैं वो कौन कौन से हैं, 4 कोष्ठक हैं। उन चारों कोष्ठकों के नाम क्या क्या हैं, उन चारों कोष्ठकों के नाम आप लिखेंगे। 4 कोष्ठक कौन कौन से, 1 2 3 और 4। कौन कौन से वो चारों कोष्ठक हैं, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, और दायां
निलय। सिचुएटेड बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे 2 मंजिला मकान, नीचे के 2 कमरे और ऊपर के 2 कमरे। अब याद कैसे रखेंगे कि आलिंद ऊपर है या निलय ऊपर है? बायां और दायां तो याद हो गया, लेकिन आलिंद और निलय चूंकि 2-2 बार लिखा गया है, बायां आलिंद है बायां निलय है, फिर दायां आलिंद है और दायां निलय है। आपने पहली बार ये शब्द सुने हैं, अब आपको याद कैसे होगा कि आलिंद और निलय होता क्या है और उसकी सिचुएशन क्या, मतलब किस जगह पे, कौन सी पोजीशन पे वो है, वो नीचे है या ऊपर है? तो बहुत एक सिंपल सा ट्रिक लगाएंगे इसमें हम। जो निलय है बच्चों वो नीचे है, नी से नीचे और नी से निलय, है ना? ये याद करने का तरीका। तो कभी भी गलती से भी नीचे वाले कोष्ठक में आलिंद नहीं लिखेंगे। नीचे जो है वो है वेंट्रिकल और ऊपर वाला जो कोष्ठक है वो है एट्रियम, है ना? तो ये वाला, ये टिप आपको लिखना है, ये ट्रिक है कि नीचे वाले कोष्ठक जो है ना, नीचे वाले कोष्ठक जो है नीचे वाले कोष्ठक निलय होते हैं, निलय होते हैं या वेंट्रिकल होते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल ये दोनों कहाँ स्थित हैं? नीचे की तरफ स्थित हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अब कैसे याद रखेंगे? नी से नीचे, नी से नीचे और बच्चों नी से ही निलय, नी से निलय। तो आई होप इतना जो है ये आपको हिंट जो है हमेशा ये याद रखने में मदद करेगा कि जब भी आप कभी हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, डायग्राम तो सभी बच्चे देख करके बहुत सुंदर बना लेते हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी उसकी कर लेते हैं। डायग्राम कठिन नहीं है, तो डायग्राम तो आप इजीली बना लेंगे 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद। लेकिन जब हम लेवलिंग करने का नंबर आता है तो लेवलिंग में कभी कभी क्या हो जाती है, थोड़ी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती से आपका पूरा जो डायग्राम आपने बनाया, जो चित्र आपने सुंदर सा बनाया, उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। तो हमेशा के लिए ये वाला हिंट ध्यान रखेंगे, ना नी से नीचे और नी से निलय। तो नीचे वाले जो कोष्ठक है, नीचे वाले जो चैम्बर हैं, वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं या जिन्हें हम निलय कहते हैं वो होते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? यहाँ पे देख रहे हैं वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। तो ये किसकी बात हो रही? एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स की भी बात हो रही है। उसके बारे में भी हम जानेंगे। वेना कावा बोलते हैं महाधमनी को। किसको बोलते हैं? महाधमनी को। तो पहले क्या करेंगे सभी बच्चे, बिना कंफ्यूजन के सबसे पहले केवल डायग्राम बनाएंगे। ये आप लेवलिंग छोड़ देंगे, लेवलिंग आपको नहीं करनी है, आपको केवल 4 कोष्ठकों के नाम अभी लिखने हैं, है ना? क्या क्या लेवलिंग नहीं करनी है मैं वो हटा देती हूँ आपके उसके सामने से। आपको कौन कौन सी लेवलिंग नहीं करनी है? आपको अभी ये नहीं लिखना है, आपको अभी ये नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है। जो जो मैं आपको करा रही हूँ आपको केवल उतना लिखना है ना? तो अभी क्या बचा? केवल 1 2 3 4, 4 लेवलिंग बची। तो आपको पहले ये डायग्राम सुंदर सा अपनी नोटबुक में बनाना है और पहले केवल चारों कोष्ठकों के नाम आपको लिखने हैं और उसका सही पोजीशन लिखना है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको ये लिखना है।
सभी बच्चों ने हार्ट का डायग्राम बनाया, ये चारों आपने लेवलिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से जो मैंने आपको ब्लैक कर दिया इसको भी हम लिखेंगे, है ना। अब हम इसको भी लिखेंगे। क्या क्या चीजें हैं इसमें देखिए, एओर्टा दिखाई पड़ रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी और वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। तो कुछ चीजें, 4 कोष्ठकों के बारे में आपको क्लियर हो गया है। अब आपको लिखना क्या क्या है, महाधमनी और महाशिरा को पहचानना है। और मैं साइड होती हूँ आपकी स्क्रीन से ताकि आपको डायग्राम क्लियर दिखाई पड़े। आपको इसमें महाधमनी और महाशिरा पहचानना है और आपको फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा भी पहचानना है। ठीक है, अपने बायां आलिंद और बायां निलय क्लियर हो गया है आपका, दायां आलिंद और दायां निलय क्लियर हो गया है, मतलब आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल क्लियर हो चुका है। तो अभी आपको पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स के बारे में जानना है। तो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स को हम फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी और पल्मोनरी वेन को हम कहते हैं फुफ्फुस शिरा। ठीक है, 2 पॉइंट्स, 2 लेवलिंग और आपने करी। अब आपके पास 2 और चीजें बची हैं, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी और एओर्टा। 3 चीजें आपको बची है। तो इसमें आप एओर्टा में लिखेंगे, देखो इसमें से एक महाधमनी है, एक क्या है, महाधमनी। तो एओर्टा जो है वो क्या है, महाधमनी है। इसके कार्यों के बारे में हम अलग अलग बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम लेवलिंग करना सीखेंगे। वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी और वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, यानी कि वेना कावा शब्द से ध्यान रखेंगे कि हम बात कर रहे हैं किसकी, वेन्स की, हम बात कर रहे हैं वेन्स की। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं क्लियर, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है। मैंने आपको 2 सेशन पहले ही बता दिया था कि जहां पे हम ब्लू कलर का यूज करेंगे इट मीन्स कि वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को कैरी कर रहा है। हमारे अशुद्ध रक्त को या हमारी सांस लेने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बना है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कैरी कर रहा है और उसको हम ब्लू कलर से शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ब्लड ब्लू कलर का होता है, लेकिन हम उसे ब्लड कलर से ही, ब्लू कलर से ही शो करते हैं। तो वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, यानी हमारे जो शरीर का ऊपरी भाग है उससे जो अशुद्ध रक्त है वो इस रास्ते से हार्ट तक पहुंचता है, और जो हमारा नीचे की तरफ का पार्ट है उससे जो अशुद्ध रक्त होता है वो इस रास्ते से हार्ट के अंदर पहुंचता है। और ये क्या है, ये बीच में आपकी दीवार है ना, कक्षों के बीच विभाजन की दीवार, कक्षों के बीच विभाजन की दीवार। आई होप ये डायग्राम कम से कम आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब भी आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको पहले इसलिए कुछ लेवलिंग्स हाईलाइट कर, मतलब गायब कर दी थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको सबसे पहले डायग्राम को बनाना सीखना है। आपको ये एरोज जो है आपको अगर नहीं याद आ रहे हैं तो नहीं बनाना है ना। एरोज याद होने चाहिए, वो आप जब पहले पूरा किस तरह से ब्लड ट्रेवल करता है उसको जब आप पढ़ लेंगे तब आप ये एरो बनाना सीखेंगे। केवल चारों कोष्ठकों के नाम एटलीस्ट आपको आने चाहिए। आपको महाधमनी और महाशिरा, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा लिखना आना चाहिए। तो ये सारा आपने डायग्राम बना लिया है ना। तो अब इस तरह से, अब क्या सारा इंफॉर्मेशन हटाने के बाद आपको केवल डायग्राम सामने है, तो क्या आप इसमें अपने तरफ से चारों कोष्ठकों के नाम लिख सकते हैं? तो आई होप आप सभी लिख पाएंगे। राइट एट्रियम को हम क्या कहते हैं? दायां आलिंद कहते हैं।
राइट वेंट्रिकल को हम क्या कहेंगे, दायां निलय कहेंगे। क्यों हम दायां निलय कहेंगे, क्योंकि नी से नीचे और नी से निलय। तो ये हमें पता है कि यहाँ पे हम लिखेंगे दायां निलय। और यही आपका हिंट है, बायां वाला तो अपने आप ही आपको पता चल रहा है कि ये आपका बायां निलय है। ये आपका बायां आलिंद है। और ये आपका क्या है, ये आपका दायां आलिंद है। सभी बच्चों ने ये डायग्राम बनाया। इनके कोष्ठकों को अगर आप मतलब मैंने आपको हिंट भी दिया, क्योंकि बहुत बच्चे ज्यादातर क्या होता है, डायग्राम तो सुंदर बनाते हैं, उसको कलरफुल भी बनाते हैं, अच्छा भी बनाते हैं, पर लेवलिंग में छोटी सी मिस्टेक के कारण उनका गलत हो जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे, गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे कि गलत नहीं होने देंगे। हमारा हार्ट जो है वो एक ऐसा पंप होता है, मतलब एक ऐसा पंप आपको इमेजिन करना है जो हमारे जन्म से पहले ही, है ना, जन्म से पहले ही अपना काम शुरू करता है, हमारे ब्लड को पंप करना शुरू करता है। और जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक डेथ नहीं हो जाती, तब तक हार्ट जो है वो अपना काम करता रहता है। मतलब अगर हृदय ने, हार्ट ने ब्लड को पंप करना बंद कर दिया, इट मीन्स कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वो मर चुका है, ऐसा होता है। तो ब्लड जो है, ब्लड पंप करने का काम कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। तो हम एक ऐसे पंप की कल्पना कर सकते हैं जो बिना रुके किसी व्यक्ति के जीवन में निरंतर काम करता रहता है, उसकी मृत्यु तक, जीवन पर्यंत बिना रुके ब्लड को पंप करने का काम करना है ना। ब्लड जो हमारा हार्ट होता है बच्चों, ये कहाँ, हमारी चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है। हमारी कहाँ मौजूद होता है, चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी के बारे में हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो चेस्ट कैविटी के तरफ अंदर मौजूद होता है, और इसका जो निचला सिरा होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड को झुका हुआ होता है। ठीक है, अगर आप अपनी, इतना साइज इसका क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का जैसे हृदय है तो बहुत छोटा सा पार्ट, लेकिन किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का हार्ट का साइज कितना होता है। तो अगर आप अपनी उंगलियों को ऐसे पूरा मोड़ देते हैं, हमारी मुट्ठी बन गई, है ना, तो जितनी बड़ी मेरी मुट्ठी है उतना बड़ा मेरे हार्ट का साइज है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो किसी छोटे से बच्चे का हार्ट का साइज कैसा होगा, उसकी मुट्ठी जितनी छोटी होगी उसका हार्ट का साइज उतना छोटा होगा। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती, जब हम बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारा हार्ट का साइज छोटा सा था, क्योंकि तब हमारी मुट्ठी भी छोटी थी। क्लियर है। अभी जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो हमारे हर शरीर, हर अंग में वृद्धि होती है, हर अंग बड़ा होता है, तो हमारा हार्ट भी साइज में बड़ा होता है ना। तो जितना बड़ा हमारा मुट्ठी का आमाप है, जैसे जितनी बड़ी मेरी मुट्ठी है इतना बड़ा मेरा हार्ट होगा, है ना। जितना बड़ा किसी छोटे बच्चे का मुट्ठी है, उस छोटे बच्चे का हार्ट का साइज उतना ही छोटा होगा। तो ये एक तरीका है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं ना। हम किसी का हार्ट तो नाप नहीं सकते, क्योंकि किसी का, हम अपने हाथ की लंबाई नाप सकते हैं, अपनी हाइट नाप सकते हैं, अपने बालों की लंबाई नाप सकते हैं जो हमारे शरीर में बाहर मौजूद है ना। हम अपनी आई साइट को, हमारे आंखों से कितना दिखाई पड़ रहा है वो हम नाप सकते हैं, मशीन लगा के चेक कर सकते हैं। पर क्या हम कभी अपने हार्ट का साइज नाप सकते हैं, हम नाप नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर्स का ऐसा कहना है, जैसे जो चीजें हम खुद नहीं कर सकते हैं, वो एक रिसर्च पेपर्स आते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं हमें कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तो हम, क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया है, तो हम उन चीजों को मान लेते हैं। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि हर व्यक्ति का हृदय उसकी मुट्ठी के आमाप के बराबर होता है ना। जैसे हमने हार्ट के साइज की बात करी, तो हर व्यक्ति का हृदय कैसा होता है, उसकी मुट्ठी के आमाप के बराबर होता है। तो आई होप आप सभी को ये वाला स्लाइड क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या क्या होता है,
जो हमारा हार्ट है, इट इज एनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज द पेरिकार्डियम फिल्ड विद अ फ्लूइड नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, है ना। यहाँ पे एक डबल मेम्ब्रेन होती है ना, जिसको हम पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मतलब बाहर वाली जो मसल्स हैं वो पेरिकार्डियम है ना। किससे भरी हुई होती है? पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि मैंने बहुत देर तक आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था। अब हम इसके बारे में समझेंगे, है ना। 4 कोष्ठकों में हमारा हृदय जो है वो बटा हुआ है। द राइट ऑरिकल, द राइट वेंट्रिकल, द लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि दायां आलिंद, दायां निलय और बायां आलिंद और बायां निलय, 4 कोष्ठक हो गए। द ऑरिकल्स आर थिन वॉल्ड, जो आलिंद होता है वो पतली दीवारों वाला होता है, एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पतली दीवारों वाला होता है और अलग अलग भागों से हमारे शरीर के ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। आलिंद क्या होता है? द ऑरिकल्स आर थिन वॉल्ड, आलिंद जो है वो पतली दीवारों वाला होता है, पतली दीवारों वाला, अलग अलग अंग से रुधिर को ग्रहण करता है, रुधिर को ग्रहण करता है। यानी कि जो ऊपर वाला चैम्बर है वो ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है। अगर वो ब्लड को रिसीव कर रहा है तो मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ से ब्लड को रिसीव किया जाएगा। द लोअर 2 चैम्बर्स दैट इज वेंट्रिकल्स, नीचे के जो दोनों कोष्ठक होते हैं जिन्हें हम निलय कहते हैं, याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि नीचे के कोष्ठकों को हम निलय कहते हैं, और नी से नीचे होता है, नी से निलय होता है। तो कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि बचपन में होता क्या है कि आलिंद और निलय कोष्ठकों को के ही नाम हम भूल जाते हैं और हमें पोजीशन ही नहीं याद रहती, आलिंद नीचे होगा कि निलय नीचे होगा। तो ये हिंट आपके साथ है, नी से नीचे होता है और नी से निलय होता है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें एक छोटी सी गलती से आपकी पूरी मेहनत जो है वो बेकार हो सकती है। कैसी होती है? थिक वॉल्स एंड दे पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। अब नीचे वाले जो दोनों कोष्ठक होते हैं ये क्या करते हैं? ये मोटी दीवारों वाले होते हैं, है ना। जो निलय है इसकी दीवारें मोटी होती हैं, दीवारें इसकी मोटी होती हैं। और क्या होता है? ये हृदय से रक्त को पंप करके शरीर के अन्य अंगों तक ले जाते हैं, शरीर के अन्य अंगों तक ले जाता है। क्लियर है सभी बच्चों का? The flow of blood is from the auricles to the ventricles, but blood cannot flow from one auricle to another or from one ventricle to another. मतलब ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा लेकिन ऑरिकल से ऑरिकल में नहीं जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? आलिंद से निलय में जाएगा ब्लड, लेकिन आलिंद से आलिंद में नहीं जाएगा, और निलय से भी आलिंद में जाएगा लेकिन निलय से निलय में नहीं जाएगा। कारण क्या है? बीच में एक दीवार होती है। कारण क्या है? बीच में एक दीवार होती है। तो बिकॉज अ मस्कुलर वॉल सेपरेट्स द लेफ्ट साइड फ्रॉम द राइट साइड, बाएं भाग को दाएं भाग से अलग करने के लिए बीच में एक क्या मौजूद है? दीवार मौजूद है। तो हम अगले सेशन में हार्ट के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आज की क्लास से जुड़ने के लिए बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।